चीज़ों को ताकि आपके माइंड में रहे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बजटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर फोरकास्टिंग। और ये नॉर्मली हम अपने इसको हम देखते हैं। लास्ट टाइम हमने फंक्शनल बजट की बात की थी और ओवरऑल हमने मास्टर बजट और फंक्शनल बजट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि बेसिकली बजटरी प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है इन टू big areas. Number one area is called a functional budget, जिसमें according to the business functions हम different budgeting करते हैं और उसके साथ साथ फिर आखिर में हमें जो उन फंक्शन की बेस पे जो हमारे पास इनपुट या डाटा आता है उसकी बेस पे हम आगे चल के अपने कैश बजट्स और साथ साथ फिर परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट और परफॉर्मा बैलेंस शीट वगैरह को हम डिजाइन करते हैं। लास्ट टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज हमने बात की थी, सेल बजट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और चूंकि सेल बजट ही की बेस पे सारी चीजें बनती है, डिस्कशन हमारी आपके पास भी अवेलेबल है। फंक्शन बजट पे हमने बात की थी कुछ, और जो मोटी बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमने वहां पे की थी कि दो चीजों को आपने बड़ा गौर से देखना है, अमाउंट को भी देखना है और यूनिट्स को भी देखना है। कुछ बजट ये मेरा हरा कुछ इशू आ गया था, इसको मैं दोबारा से फिर देखते हैं। जी सर, कनेक्शन प्रॉब्लम आई थी सर अभी। अभी अभी आवाज आ रही है ना सामा? जी सर, अभी सही है चले आवाज मैं वहां सर। से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ यार। अच्छा, इसमें ओके सर। ये मैं चूंकि रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक दो छोटे छोटे बजट हमारे आखिर में बच गए थे, उसको हम देख रहे हैं। ये सेल्स बजट बेटा हमने बनाया था जो बहुत सिंपल सा था, जो दो स्टाइल से हमने बनाया था। उसके बाद हमने प्रोडक्शन बजट बनाया था, और प्रोडक्शन बजट मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन बजट की बेस पे बहुत से बजट्स बनते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट प्रोडक्शन बजट की बेस पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारा बजट बनता है वो हमारा प्रोडक्शन कास्ट बजट है, जिसके अंदर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो मटेरियल, उसके लिए बजटिंग कर रहे होते हैं। और जब भी हम मटेरियल का बजट बनाता है, वो मटेरियल का बजट जो है वो बिल्कुल प्रोडक्शन बजट के अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं कि क्या कितनी प्रोडक्शन हमने देनी है या कितना बफर स्टॉक हमने प्रोवाइड करना है। इसके बाद जो आज की छोटी सी एक चीज है उसको मैं देखना चाहूंगा, लेबर बजट। बेटा लेबर बड़ा सिंपल सा बजट है। एक चीज जरा थोड़ा सा बल्कि इन दोनों बजट्स को मैं साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, लेबर लेबर बजट और एफओएच बजट, ये दोनों बहुत सिंपल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास मटेरियल होता है या लेबर होता है वो वेरिएबल कास्ट होता है, उसके अंदर किसी किस्म की फिक्स कास्ट मौजूद नहीं होता है। लेकिन जो हमारे पास एफओएच होता है, एफओएच के अंदर दोनों कंपोनेंट शामिल होते हैं। एफओएच का कुछ पार्ट जो है वो हमारे पास फिक्स होता है और कुछ हमारे पास अब वेरिएबल होता है। इसलिए लेबर बजट और एफओएच बजट ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सिर्फ बात इतना पॉइंट माइंड में रखना है कि लेबर बजट के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कास्ट गिवन होगी या हम उसको इन आवर्स कैलकुलेट करेंगे, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करके डेटा हमारे पास सारा अवेलेबल होगा। बजट हम बनाएंगे तो उसमें न सिर्फ हमारे पास वेरिएबल कास्ट अवेलेबल होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास फिक्स कास्ट भी अवेलेबल होगी, जिन दोनों को हम अकाउंट फॉर करेंगे और आखिर में उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो उसको वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो ओवरऑल एक बात थी। क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट लेबर बजट इज डेवलप फ्रॉम द प्रोडक्शन बजट, हमें पता है। तो डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट मस्ट बी कंप्यूटेड सो एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी भी है कि
लेबर बजट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेबर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। हम देखेंगे सिंपल यार कि कितने आवर्स लोगों ने काम किए हमारे साथ लेबर में। सपोज करें एक बंदे ने डेली, अगर हम एक उसका बजट बनाना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे कि जी पर डे उसने कितना काम किया है। Excuse me। अब उसने पर डे कितना काम किया हमारे साथ, अगर उसने पर डे हमारे पास 7 आवर्स काम किया है और हम उसको कितना रेट देना चाह रहे हैं, सपोज करें हम उसको 1000 पर आवर देना चाह रहे हैं, तो वो आज 7000 बन जाएगा। कंपनी है, अ कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट MM एंड KK, these are two products and has a budgeted to produce 6000 units and 1000 units respectively। mean हमने हमारा एक प्लान है कि हमने 6000 जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो MM प्रोडक्ट के बनाने हैं और KK प्रोडक्ट के हमने 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं। ओके, द डेटा अबाउट द लेबर हार्स रिक्वायर्ड इन द मेंशन बिलो। ओके, तो हमने जब हम MM बनाएंगे तो उसका मतलब है, देखिए MM के लिए हमें नंबर ऑफ जो हार्स जरूरत है वो 6000 यूनिट्स हमने चूंकि बनाने हैं उसके लिए, तो हम देखेंगे कि उसके लिए कितने आवर्स जरूरत पड़ेंगे। इसीलिए इसी तरह जो हमें नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है केक है, उसके लिए भी हमने 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितने हार चाहिए होंगे, फिर इसको इसके साथ जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम बनाने जा रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आवर्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे। जब टोटल आवर्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे तो फिर हमारे पास एक स्टेटेड रेट गिवन होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MM पर यूनिट डायरेक्ट लेबर हार्स। इसका मतलब ये है कि यार MM को बनाने के लिए जो हमें 6000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बनाने हैं, एक को बनाने के लिए हमें 8 आवर्स की जरूरत है। दिस मीन्स अगर एक यूनिट बनाने के लिए 8 आवर्स की जरूरत है तो 6000 बनाने के लिए हमें कितने यूनिट कितने आवर्स की जरूरत होगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 6000 विच इज 48000। और इसी तरह से अगर आप देखें तो हम के भी बनाना चाह रहे हैं, 2 प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं जो अपकमिंग जो हमारा जो भी टाइम पीरियड है, तो उसके अंदर अगर हम के को देखें तो उसके 1000 नंबर ऑफ यूनिट हम बनाने का प्लान रखते हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 12 चाहिए हमें हार्स। तो टोटल हार्स देख लें तो यहाँ पे 12000 हार्स बन जाएंगे। और उसके बाद ये देखें थोड़ा इसके साथ आपके पास चूंकि इस केस के अंदर भी देखें तो moreover standard rate for the direct labor is 5.20। यहाँ पे भी उसने एक फ्लैट रेट आपको दे दिया, एक फिक्स रेट दे दिया गया, कोई मेंशन नहीं किया गया कि MM प्रोडक्ट का पर हार डिफरेंट है और के का डिफरेंट है, नहीं, दोनों के लिए सेम है, लिहाजा हमारे लिए कैलकुलेशन करना इंतहाई आसान हो जाएगी। अब अगेन मैं आपको बताऊं कि हमने 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, अब कर क्या रहे हैं, पहली बात है हम लेबर बजट बनाना चाह रहे हैं। हम ये काउंट करना चाह रहे हैं कि लेबर पे हमारी एस्टिमेटेड कितनी कास्ट होने जा रही है नेक्स्ट जो हमारा क्वार्टर है या जो भी हमारा टाइम पीरियड है। तो उसके लिए हमें कुछ डेटा अवेलेबल था। पहला डेटा ये था कि 2 प्रोडक्ट हमने बनाना है, MM एंड के ओके। उसके बाद दूसरी चीज थी कि आगे कितने बनाने हैं, उसने बता दिया हमें कि 6000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली आपने बनाने हैं, डन हो गया जी। फिर उसने जो आखिरी जो सेकंड लास्ट इंफॉर्मेशन हमें दी है कि जी जो हमारा MM प्रोडक्ट है उसका एक प्रोडक्ट बनने के लिए हमें 8 आवर्स की जरूरत होती है और के प्रोडक्ट को बनने के लिए हमें 12 आवर्स की जरूरत होती है। और उसके बाद हमें रेट भी बता दिया। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम हर प्रोडक्ट का जितने भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, इस केस के अंदर हमारे पास 2 हैं, तो अगर 2 से ज्यादा भी हो तो उसी को वही रूल हमारे पास चलेगा। सबसे पहले इसमें चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, हम टोटल आवर्स कैलकुलेट करेंगे किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, और जब टोटल आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपली रेट स्टैंडर्ड रेट गिवन है 5.2, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर की कास्ट आ जाएगी। ये देखें बड़े सिंपल, ये देखें नंबर वन प्रोडक्ट को देखें, MM प्रोडक्ट था जिसकी प्रोडक्शन हमने इस क्वार्टर में देनी है 6000 ओके। और में जो नंबर ऑफ हार चाहिए तो 8 चाहिए ओके, 8 के साथ इसको, और जब इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिंपली 48000 टोटल MM का आ जाएगा। और उसके साथ जो हमें ऑलरेडी गिवन रेट है विच इज 5.20, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। सर 2 चीजों को जरा फर्क करना है इसके अंदर। समटाइम इस तरह से भी बजट मैंने देखा है कि आपसे सिर्फ वो टोटल हार्स पूछ रहे होते हैं कि कितने हार्स हमें चाहिए, कितने मैन हार्स चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि जी कितनी हमें कास्टिंग चाहिए
कितनी हमें अमाउंट या कितना हमारा उसके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, तो उसमें ये देख लें कि सबसे पहले इस कॉलम के अंदर हमने इसके हार्स कैलकुलेट किए और इस कॉलम के अंदर इसके लिए हमने अमाउंट कैलकुलेट किए। अब अगेन मैं दूसरे को भी देख लेता हूँ, क्या-क्या प्रोडक्ट को अगर देखें तो हमने 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने प्रोवाइड करना है, ठीक है? और 1000 नंबर ऑफ यूनिट को बनाने के लिए हमें जो हार्स की ज़रूरत है, 1 यूनिट को बनाने के लिए हमें 12 हार्स की ज़रूरत है। तो मैं सिंपली अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 आ जाएगा। रेट सिंपली दोनों के लिए एक ही आपको गिवन है, अलग-अलग नहीं है। हो भी सकता था अलग-अलग, लेकिन इस केस के अंदर आपको दोनों प्रोडक्ट के लिए सेम हार्स का रेट गिवन है जो आप चार्ज करेंगे। तो डेफिनिटली जब चार्ज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 62,400 और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 312,000 आ जाएगा। जल्दी से इसको एक और को भी इसी की तरह की एक एग्जांपल है कि कंपनी प्रोड्यूस चेयर्स एंड टेबल्स। यहाँ पे भी देखें जो हमारे पास प्रोडक्ट है जो हम बनाने जा रहे हैं या एस्टिमेट कर रहे हैं उसको, वो हमारे पास दो हैं चेयर एंड टेबल, और उसकी हमने जो प्रोडक्शन देनी है वो 900 एंड 500 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली हमने देनी है। और इसमें सिंपल हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड जो हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ चेयर्स, उसके लिए 14 चाहिए और टेबल के लिए हमें चाहिए 16 चाहिए। और यहाँ पे देख लें मोर ओवर स्टैंडर्ड डायरेक्ट 40 पर हार फॉर द चेयर्स। इस केस के अंदर सिर्फ छोटा सा डिफरेंस डाला हुआ है कि आपके यहाँ पे एक रेट नहीं है, एक फ्लैट रेट आपको गिवन नहीं है, आपके लिए दोनों प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट रेट है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका जो बुनियादी थीम है बता दिया है कि सबसे पहले हमें टोटल हार्स कैलकुलेट करने हैं कि हमें कितने हार्स चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, फिर उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसके हार कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है। चेयर्स को देखें तो हमने कितनी प्रोडक्शन देनी है, 900 यूनिट्स की प्रोडक्शन प्रोवाइड करनी है, मल्टीप्लाई बाय 14 कर लें तो हमारे पास टोटल हार्स आपका चेयर्स आ जाएंगे। इसी तरह से टेबल की कैलकुलेट कर दो, उसके पास मल्टीप्लाई कर दो। ये देख लो चेयर्स के लिए हमें कितनी चाहिए जी, 900 यूनिट्स हमने प्रोडक्शन देनी है। ओके, एक को बनाने के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए, 14 चाहिए, डन। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल आवर्स कैलकुलेट हो गए 12,600। और इस केस के अंदर वी हैव अ डिफरेंट वी हैव अ वेरिएशन इन द रेट्स। तो 40 पर हर्ट्ज का रेट आपको चेयर को चूंकि चार्ज हो रहा है तो 40 को चार्ज करें तो इसके साथ टोटल अमाउंट ये आ जाएगी। और इसी तरह से टेबल को देखें, 500 यूनिट्स हमने प्रोडक्शन देने हैं, एक यूनिट्स को बनाने के लिए, टेबल को बनाने के लिए 16 घंटे हमें चाहिए। तो टोटल इस जो सेकंड प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें जो घंटे चाहिए, जो हार्स चाहिए, वो 8000 आ गया। और इस केस के अंदर इसका जो रेट है वो 50 है। 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें और दोनों को सम करें तो टोटल आपके पास अमाउंट आपके पास आ जाएगी। अब ये तो एक बड़ा सिंपल सा जो आपका लेबर बजट था जिसके अंदर, और चूंकि मैंने आपको इसका बेस बता दिया कि जो हमारी लेबर कास्ट या हमारी मटेरियल कास्ट होती है वो नॉर्मली उसको हम वेरिएबल कास्ट कंसिडर करते हैं। जितनी प्रोडक्शन है उसके साथ साथ वो वेरी होती रहती है। लेकिन जो भी हमारे पास ओवरऑल जो कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास एफओएच कास्ट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट जो होती है वो कभी भी ना तो वेरिएबल होती है ना कभी भी फिक्स्ड होती है। उसके अंदर दोनों एलिमेंट हमेशा शामिल होते हैं। कुछ पार्ट उसका वेरिएबल पार्ट होता है और कुछ पार्ट उसका फिक्स्ड कास्ट होता है। इन अदर वर्ड ये आपका सेमी वेरिएबल कास्ट होती है जिसके अंदर फिक्स्ड कास्ट भी मौजूद होती है और वेरिएबल कास्ट भी मौजूद होती है। हाँ, अगर एफओएच के अंदर थ्योरेटिकली अगर एफओएच के अंदर दोनों कास्टें अगर मौजूद हैं तो वेरिएबल कास्ट भी और फिक्स्ड कास्ट भी है, तो अल्टीमेटली फिर जब उसका बजट बनेगा तो बजट के अंदर भी हमें सिर्फ एक कास्ट गिवन नहीं होगी। जैसे लेबर के अंदर हमें सिर्फ एक कास्ट गिवन थी, सिंपल एक रेट हमें गिवन था पर आवर का, उसमें कोई भी फिक्स्ड कास्ट हमें गिवन नहीं थी। तो सिर्फ मैंने कंपैरिजन करें अगर एफओएच और लेबर के दोनों के बजट्स को, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंस इतना है कि उसके अंदर लेबर के अंदर सिर्फ एक ही रेट है जो वेरिएबल रेट आपको गिवन होता है। लेकिन अब अगर एफओएच की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे दोनों गिवन होते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी उसी तरह का सेम क्वेश्चन है जो हमने एमएमए और केके का लिया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं एफओएच के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी प्रोड्यूस एमएम एंड केके, ओके हमने इस पे बात की हुई है। उसके बाद प्रोडक्शन भी उनकी उसी तरह से दी हुई है, 1000 6000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। फॉलोइंग डाटा मशीन हार रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एमएम केके एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि मशीन हार अगेन के जो हमारे एफओएच के लिए भी जो मशीन आवर्स यूज होंगे वो एमएम के लिए 6 हैं और केके के लिए 12 है।
प्रोडक्शन ओवरहेड पर मशीन आवर को जरा गौर से देखें, घंटे तो उतने ही लगेंगे हमारे, लेकिन हर घंटे के ऊपर कुछ पोर्शन, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ वेरिएबल पोर्शन नहीं होगा, इसके अंदर अगर हार्स है तो हार्स जो भी हो सकता है, इसके लिए हार्स भी हो सकता है या कोई और बेस भी हो सकती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एफओएच। या इस केस के अंदर चूंकि मशीन हार्स को बेस बनाया हुआ है तो मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, पर इसमें सिर्फ दो चीजें आपको गिवन है। एक उसका वेरिएबल पोर्शन है, जैसे अभी हमने इससे ऊपर कैलकुलेट किया था, वेरिएबल पोर्शन कैलकुलेट करना भी हमारे लिए बड़ा आसान है। हमने क्या किया था, टोटल हार्स कैलकुलेट किए थे और उसका जो वेरिएबल रेट हमें गिवन था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह से हम करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इतना करेंगे कि हमें दो रेट गिवन है तो हम पहले 1.54 के साथ मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट को कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद वही हार्स, जितने हार्स हमारे पास थे जिनको अप्लाई करके हमने वेरिएबल कास्ट को कैलकुलेट किया था, उसी की बेस पर फिक्स कास्ट को भी कैलकुलेट करेंगे। देख लेते हैं यहाँ क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम एमएम की प्रोडक्शन की, हमें पता है तो उसके 6000 नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट हमने बनाने थे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन था 6000 और पर आवर्स को कंप्लीट करने के लिए जो हमें नंबर ऑफ हार्स रिक्वायर्ड थे वो 8 थे, डन, ये 8 हो गए, तो इससे 48,000 ये तो हमारे पास हार बन के पहले भी बने थे हमारे पास 48,000 12,000। अब इसमें छोटा सा ये बाल बराबर एक चीज है कि उसमें तो सिर्फ हमारे पास हमने जो भी उसका रेट था कि रेट था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे हमने दो कॉलम बना दिए। अगर आप कंपेरिजन करना चाहें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम था, एक ही रेट था ना जो वेरिएबल रेट था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी चूंकि दो रेट है, एक वेरिएबल रेट है एक फिक्स रेट है, तो बड़ा सिंपल है, हार्स उतने ही होंगे, 48,000 हार्स हैं, तो अब देख लें वेरिएबल की जो अमाउंट जो वो दे रहा है वो 1.54 है, तो वेरिएबल को 1.54 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास 73,920 की वैल्यू बन गई। इसी तरह से हार्स तो सेम ही है, लेकिन हमारे पास इसी के अंदर जो पोर्शन है फिक्स्ड का उसको भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 0.54, तो 0.54 के साथ हमारे पास वैल्यू आ गई 25,920। अब 73,920 को प्लस करेंगे 25,920 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 99,840। अगेन वही आइडिया कि आपके पास जो आपका जो आपका एफ ओ एच बजट होता है उसमें दोनों एलिमेंट होते हैं और ओवरऑल लेवल के अंदर इसको देखने क्या क्या में इसी तरह से किया जा रहा है। 12,000 का नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो हम कंज्यूम करने जा रहे हैं उसको कैलकुलेट किया, उसके बाद एग्जैक्ट जो हमारे पास वेरिएबल रेट था 1.54 उसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसी तरह से हमारे पास जो फिक्स रेट था 0.54 उसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों अमाउंट जो आई हैं उनको आपस में सम किया 18,480 प्लस 6,480, उससे हमारे पास जो वैल्यू जनरेट होगी वो 24,960 की वैल्यू जनरेट होगी। यहाँ तक हमारे फंक्शनल बजट थे बेटा, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ अभी। तो इसमें अब जो आपने करना है इसका ये इसके बाद एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अगर इसको कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं जल्दी से कि इसमें कुछ तीन किस्म के प्रोडक्ट हैं आप बनाने जा रहे हैं, उसमें जो आपके पास दो रीजन अवेलेबल है, मानसर रीजन है, रेपटाबाद रीजन है, सेल प्राइस भी आपको गिवन है और उसके साथ इन्वेंट्री है। अब देखना ये है कि जो तीन प्रोडक्ट हम बनाते हैं इनको बनाने के लिए कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए, तो तीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें तीन ही किस्म की इन्वेंट्री चाहिए एक्स वाई जी, उसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी हमारे पास गिवन है और उसके पर यूनिट कास्ट में हमारे पास गिवन है। इसी तरह से जो फिनिश गुड की जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है ए बी सी उसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आखिरी हमें चाहिए वो सेल, वो हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट मिक्स चाहिए कि जी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने जैसे आपको बता दिया ए बी सी तीन प्रोडक्ट हैं और तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें तीन किस्म का मटेरियल चाहिए होता है। जब हम मटेरियल बजट बनाने जाएंगे तो हमें ये कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी कि जी ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी हमें एक्स की चाहिए, कितनी क्वांटिटी वाई की चाहिए और कितनी क्वांटिटी हमें जी की चाहिए, ये ऑलरेडी गिवन है। इसकी बेस पर साथ साथ ये लेबर की भी आपको ऑलरेडी रिक्वायरमेंट भी है और चीजें गिवन है और वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी इसका सोल्यूशन भी है, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, इसको आप देखें। ये कुछ चीजें छोटी छोटी सी हमारी लास्ट लेक्चर से हमने कवर अप नहीं की थी, जो थोड़ी सी रह गई थी। मैं जल्दी से क्विकली आगे जाने की कोशिश करूंगा।
आ जाओ भाई, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आ रहा? अच्छा शायद इसमें थोड़ा सा कोई इशू है, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अच्छा ओके सर। सर जी आपका माइक ऑफ है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा इससे जो हमारा ऑलरेडी नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द बजट है, बेसिकली मास्टर बजट, फंक्शनल बजट और मास्टर बजट दो तरह से ओवरऑल बजटरी प्रोसेस के कंपोनेंट समझे जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले आपने फंक्शनल बजट बनाने हैं, और फंक्शनल बजट में आपके पास जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको आपने आगे चल के मास्टर बजट के अंदर आपने यूज करनी है। देखो ये कह रहा है कि द मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बजट्स। ओके, उसमें कौन कौन से बजट होते हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। दीज इंक्लूड सेल, प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। यहाँ तक तो हमने देख लिए। आज तो सेलिंग एंड एडमिन को हमने बनाया नहीं है, लेकिन सेलिंग सेलिंग और एडमिन का बजट भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने डायरेक्ट लेबर का बजट बनाया है। उसके बाद जो आज हम करने जा रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे, नंबर वन इज अ कैश रिसीट बजट, और नंबर सेकंड इज अ कैश डिसबर्समेंट बजट। जब देखो, अब थोड़ा सा जरा अपने माइंड में जरा लेके आए सारे लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके आए। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स होता है, उसके बाद उसपे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं जिसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है और एफओएच भी है। उसके बाद अगर देखें तो ग्रास प्रॉफिट, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस, और आखिर में चल के आपके फाइनेंशियल चार्जेस के बाद नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसी तरह से बैलेंस शीट के अंदर जाएं तो आपको पता है एसेट और वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। अब जरा देख लो कि इस इन बजट जो अभी तक हमने किए, इसके अंदर अगर आप एक छोटा सा एक और बजट इंक्लूड कर दें, तो कैश बजट। In fact, a cash receipt and cash disbursement is the part of a cash budget, जो अभी के 2 मिनट बाद हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास तकरीबन सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, या सारे वो अकाउंट्स आ जाते हैं जिनकी बेस पे हम अपना प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आगे हम बना सकते हैं। द मास्टर बजट इज अ कलेक्शन ऑफ द स्मॉल बजट एंड लीड टू द प्रोफार्मा बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा मैंने आपको बता दिया कि छोटे छोटे बजट्स हैं, इन्हीं से हम डेटा और इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और अपने मास्टर बजट की तरफ जाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बजट इज अ फंक्शनल बजट। जैसा बता दिया कि फंक्शनल बजट बनाएंगे, उसके ऊपर फिर आगे चल के हमारा मास्टर बजट बन। ईच बजट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी कैश पोजीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और जो पूरे बजट का मेरा ख्याल से द हार्ट ऑफ बजट्स है, दैट इज कॉल्ड अ कैश बजट। कैश बजट ही वो बजट है जिसके अंदर कुछ डिफरेंट तरह की आपको चीजें भी नजर आएंगी, और जिसको बनाना भी थोड़ा सा जरा सोच का काम होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह से आपको ये ऑनलाइन चीज करवा रहा हूँ। अदरवाइज ये बहुत मजे का बजट है
जब व्हाइट बोर्ड आपके सामने हो तो फिर बड़ी चीजें क्लियर होती हैं। चले मैं भी आज भी कोशिश करूंगा, अल्लाह करे। A cash budget is a detailed plan showing how cash resources will be acquired. Number one, कि आपके पास कहाँ से कैश रिसोर्सेज आ रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं और कौन कौन से टाइम पीरियड पे आपके पास कैश आ रही है, एंड यूज ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दो चीजों को हमने देखना है। जैसे हमने ऊपर भी आपके साथ बात कर दी है कि बेसिकली कैश का के दो बजट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड कैश रिसीट एंड कैश डिसबर्समेंट। इनफैक्ट ये दो बजट नहीं है, इनफैक्ट these are two parts of overall cash budget। कि कैश बजट के दो ही पार्ट है। सिंपल सी बात है ना, आपको आप अगर आप अपने कैश का सिंपल टी अकाउंट ऑफ कैश या कैश लेजर अकाउंट को आप अपने माइंड में लेके आ जाए तो यू नो ना कि डेबिट साइड के अंदर क्या होता है, कैश इनफ्लोस होती है। हमें पता हो रहा होता है कि कैश कहाँ कहाँ से आपके पास बिजनेस के अंदर आ रही है, वो आपने कोई सेल्स की है या आपने कोई और अदर फाइनेंसिंग की है या वगैरह वगैरह। और दूसरा पार्ट जो क्रेडिट पार्ट होता है वो कंफर्म होता है कि कैश आउटफ्लोज आपको बता रहा होता है कि आपने कौन सा। इसी तरह से ये जो डिसबर्समेंट की वर्डिंग है दिस मींस आउटफ्लो, कि कहाँ पे आपकी आपने कैश जो आपने कैश एक्वायर की थी उसको कहाँ कहाँ पे आपने कैश को यूज किया है। सो दो चीजें, कैश कहाँ से आई है और हाँ कैश बजट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि किन पॉइंट्स इन टाइम पे आएगी। हो सकता है आज आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि कुछ 10,000 जो कैश इनफ्लो होगी वो नेक्स्ट मंथ में होगी। उसी तरह से फिर आप ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि उसके साथ साथ 8,000 की कैश डिसबर्समेंट भी नेक्स्ट मंथ में होगी, तब जाके दोनों चीजों को साइड बाय साइड जाना है। तो कैश बजट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी अभी तक। एक तो ये कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को देखेंगे, एक इनफ्लो दूसरा आउटफ्लो, और तीसरा कि वो इनफ्लो और आउटफ्लो का टाइम, वो किस टाइम पे आपके पास आ रही है, आपके पास आपने किस, ताकि आपकी कभी भी कैश शॉर्टेज ना हो। अगर नेक्स्ट मंथ में या इवन दिसंबर 2020 के अंदर आपने जो कैश की डिसबर्समेंट करनी है तो वो कम होनी चाहिए जो ऑलरेडी आप कैश रिसीव्स कर रहे हैं, तब आपका एक ओवरऑल सरप्लस शो होगा। अदरवाइज आपका डेफिसिट शो होगा। हाँ डेफिसिट भी होते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन प्री प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अगर जो दिसंबर में डेफिसिट होने जा रहा है पहले से ही हम अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं कि उस डेफिसिट को हम कैसे पूरा करेंगे। उसके लिए फाइनेंसिंग करेंगे बैंक से या कोई और अदर रिसोर्स यूज करेंगे, ये जो भी हमने मामला करने हैं। तो सिंपल ये है कि आपने कैश रिसीट और कैश पेमेंट्स को देखना है और एग्जैक्ट उसकी अमाउंट एग्जैक्ट उसका टाइम देखना है कि वो एक्टिविटी किस टाइम पे आपका अकर हो रही है। कैश बजट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर सेक्शंस। ओके, कैश रिसीट्स, ओके, जहाँ कहाँ कहाँ से कैश आ रही है भाई वो सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है वो हम बात करते हैं। और दूसरी कैश डिसबर्समेंट। हाँ कैश डिसबर्समेंट के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपने अगर कैश आपने कोई परचेज में आपने कैश की डिसबर्समेंट की है, अगेन डिसबर्समेंट मीन आउटफ्लो ऑफ द कैश, या आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, या आपने किसी और जगह कोई डिविडेंड दिया है, या आपने किसी भी जगह पे कैश आउटफ्लो किए, वो सारे का सारा पार्ट आपके डिसबर्समेंट में आएगा। और यहाँ ही मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट को बड़े गौर से सुने। ये छोटा सा पॉइंट है, नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस कर देते हैं। जो कैश जो रिसीव्ड सेक्शन होगा, रिसीव्ड सेक्शन के अंदर सारी रिसीव्ड्स आएंगी एक्सेप्ट फाइनेंसिंग। अब क्वेश्चन ये है कि फाइनेंसिंग से क्या मुराद है। बेटा फाइनेंसिंग से सिर्फ दो ही मुरादें हैं कि आप जो कैश एक्वायर कर रहे होते हैं थ्रू शेयर्स ओनरशिप को सेल आउट करके या थ्रू बैंक आप लोन लेके, कि इनफ्लोज ऑफ द कैश है, इसको कैश रिसीव्ड सेक्शन में हम नहीं लिखेंगे। चलें यहाँ पे डिटेल भी हम देख लेते हैं और फिर बात कर सकते हैं। रिसीव्ड सेक्शन को जरा फिर मैं दोबारा से देखना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Cash receipt section consists of all listing of the cash inflows, ये कह रहे except for financing। अब except financing से क्या मुराद है, मैं दोबारा से यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज में अपने कंपनी के शेयर्स को फ्लोट किया है या सेल किया है, उससे जो आपके पास कैश आ रही है उसको भी आपने कैश रिसीट सेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करना। आगे चल के बताऊंगा कि क्यों इंक्लूड नहीं करना या इंक्लूड न करने का क्या बेनिफिट है। नंबर सेकंड ये है कि फाइनेंसिंग का दूसरा पार्ट ये, अगर आपने बैंक से कोई लोन लिए उन दोनों को मीन डेट इक्विटी दोनों को आपने इंक्लूड नहीं करना। बाकी उसके अलावा जो भी
बाकी उसके अलावा ज्यादातर तो हमारे पास जो बनता है वो सेल की बनती है, जो भी हमारा रेवेन्यू है। अगर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज के अगेंस्ट कोई रेवेन्यू है, या अगर हमारे पास कोई जिसे हम अदर इनकम बोलते हैं, वो अगर आपके पास है, और इस तरह की कोई अगर आपके पास कोई चीज है तो उसको हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जरा इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। नदीम कॉर्पोरेशन एनालाइज इट्स पेमेंट फॉर द कस्टमर, पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर है बेसिकली, दिस इज योर इनफ्लो। अच्छा, इट फाउंड, ये हर हर क्वेश्चन के अंदर तकरीबन इसी तरह से एक आइडिया दिया होता है। इट फाउंड दैट 30% ऑफ इनवॉइस अमाउंट, आपको पता है ना इनवॉइस अमाउंट से कि जैसे ही अगर कोई आप किसी बंदे पे सेल्स कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स, तो डेफिनेटली उसको इनवॉइस आप इशू करते हैं। तो वो इनवॉइस के ऊपर जो भी अमाउंट लिखी होती है, उसके अंदर आपको पता है कि कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। चले मैं साइड पे नहीं जा रहा हूँ। इनवॉइस अमाउंट इज अगेन, इट फाउंड दैट 30% ऑफ इनवॉइस अमाउंट्स वर पेड इन द सेम मंथ एज वर्क वाज डन, एंड अदर 70% वाज पेड इन द फॉलोइंग मंथ। ये बेसिकली पेड और की बात इसलिए किया जा रहा है कि बेसिकली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी कि कस्टमर्स जो हैं, जो नदीम कंपनी, नदीम कॉर्पोरेशन है, उसके हमने कस्टमर को एनालाइज किया, और हमने हमें हमें पता चला है कि जो कस्टमर होते हैं वो 30% जो इनवाइस अमाउंट है उसको उसी महीने में पे कर देते हैं, और उसके बाद जो 70% अमाउंट है रिमेनिंग, वो अगले महीने में पे करते हैं। सिंपल सी बात है। इसको नॉर्मली हम इसको इस तरह के केसेस को हम नॉर्मली 30% और 70% केस बोलेंगे। कि मेरी बात को जरा यहाँ पे समझना है। अब सपोज करते हैं आजकल जो महीना चल रहा है ये नवंबर का महीना है। अगर यही प्लान हमारे पास हो कि 30% 70%, तो मैं सिर्फ एक सेकंड एक मिनट के लिए सपोज करता हूँ कि अगर ये नदीम कॉर्पोरेशन 1 लाख की सेल्स करेगा नवंबर के महीने में, इसको पॉइंट को और से समझिएगा, ये बार बार आएंगे कि कैश रिसीट के अंदर भी यही मेजर पॉइंट है और कैश डिसबर्समेंट के अंदर भी यही मेजर पॉइंट है, बाकी कोई मेजर पॉइंट नहीं। बाकी अमाउंटें होंगी सीधी सीधी हम लिख लेंगे। अगेन नदीम कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे गौर से सुन रहे हैं। सपोज करें अगर नदीम कंपनी जो है वो 100,000 रुपीज की सेल्स करती है इन नवंबर, इसी महीने में, अगर रूल ये है कि 30% इनवाइस अमाउंट वो रिसीव करेगा सेम मंथ में और 70 आगे, तो इससे मुराद ये है कि जो लाख रुपए उसने सेल किए उसमें 30,000 इसी महीने में वो रिसीव कर देगा। 30% ऑफ इनवाइस अमाउंट वर रिसीव्ड पेड पेड, उस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। और इसका मतलब ये है कि जो नवंबर में सेल 1 लाख की होगी उसमें से 30,000 जो है वो हमें नवंबर में ही मिलेगा, और रिमेनिंग जो 70,000 है वो हमें आगे चल के दिसंबर में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा सिंपल केस है। नॉर्मली हम इस तरह के बजट के अंदर हम कुछ बेड डेट की प्रोविजन को भी अकाउंट फॉर करते हैं, लेकिन इनके अंदर मैंने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये रूल है कि एटलीस्ट 5% आपके बेड डेट रहते हैं। ये कभी नहीं होता कि जितनी आप सेल्स करें उतना ही एग्जैक्ट उतनी अमाउंट आपको रिकवर हो जाए। बट फॉर द टाइम बीइंग हम ये सपोज करते हैं कि बड़ी आइडियल कंडीशन है, लोग बड़े ईमानदार हैं, तो जितनी हम उनको सेल्स करते पेमेंट कर देते। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फॉलोइंग मंथ जी, रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन जी। अब जरा गौर से देखना है, यहाँ पे कह रहा है कि नवंबर की सेल्स आपको दी हुई है 85,000, नवंबर 2011। अगेन बजटिंग है, इसमें टाइम को बड़े गौर से देखना है कि किस टाइम में हम काम करने जा रहे हैं, ताकि उन चीजों को फिर मैच कर सकें सारी चीजों को। नवंबर की बात होगी, नवंबर में, दिसंबर की दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन तीन और तीन 6 महीनों का हमें रेवेन्यू का एक एस्टिमेटेड अमाउंट दी हुई है। करना क्या है? कैलकुलेट द मंथली कैश रिसीट फ्रॉम द जनवरी, नंबर 1 जनवरी, फरवरी और मार्च का हमें दिए, हमें इनको बजट जो बना के देना है। आल दो नवंबर से आगे हमारे पास डेटा है, लेकिन हमें हमें डेटा को नहीं देखना, हमें रिक्वायरमेंट को देखना है कि हमें करना क्या है या हमने बजट बनाना किस टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जनवरी, ये देखें हमने कॉलम में एक जनवरी का कॉलम बना दिया, फरवरी का कॉलम बना दिया, और साथ साथ मार्च, चूंकि हमें बजट जो बनाना है वो उसका रिसीट साइड वो इन 3 महीनों का बनाना है, लिहाजा हमने इसको चार्ट आउट कर दिया। अब जरा एक सेकंड के लिए सारे लोग जरा गौर से सुनो ये बेटा, ये एक ही, अगर ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया तो फिर उसके बाद इसी पॉइंट को हमने रिपीट करना है। देखो हमारे पास रूल क्या था? रूल ये था
कि जी 30% ऑफ द सेल जो है उसकी जो अमाउंट हमें रिसीव होती है वो सेम मंथ में होती है। जिस मंथ, इसका मतलब ये है कि ये जो जनवरी है ना, जनवरी की जितनी भी सेल होगी, जनवरी 2012 में 2012 में जो 92,000 सेल होगी, तो जनवरी के अंदर 30% इसका जनवरी में ही मिल जाएगा। लेकिन इसी 92,000 का जो रिमेनिंग 70% है वो जनवरी में नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? 1 महीने बाद मिलेगा। अगर 1 महीने बाद मिलेगा तो उसका मतलब वो फरवरी में मिलेगा। इसी तरह से जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं जनवरी का बजट, तो यार हर महीने के अंदर दो किस्म की डिसबर्समेंट, दो किस्म की कैश रिसीट्स है। अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में एक जो हमें कैश रिसीट्स होगी वो तो जनवरी की सेल से होगा, लेकिन एक जो हमारे पास रिसीट है वो दिसंबर से भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि हर महीने की सेल का 30% जो है वो सेम मंथ में होगा और 70% उसके आगे मंथ में होगा। तो चले हम पिछले पिछले से पुरानी जो हमारी कैश रिसीट्स है उससे हम स्टार्ट करते हैं। जरा देखिएगा और से कि मैं जनवरी में आ गया, सिर्फ जनवरी को फोकस करें तो हमें पता है कि जनवरी में क्या होगा। जनवरी में दो रिसीट्स होंगी। एक तो जनवरी के अंदर जनवरी की जो हमने सेल्स की है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसकी अमाउंट मिलेगी, और साथ साथ हमें दिसंबर की अमाउंट से भी मिलेगा। क्योंकि अगर दिसंबर की बात की जाए, हाल दो हमने दिसंबर का बजट नहीं बनाना, लेकिन अगर दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर में भी इसी तरह से वो होगा कि दिसंबर की जो सेल्स थी जिसकी अमाउंट 90,000 थी, उसका 30% हमें दिसंबर में मिल गया होगा। लेकिन अब उसका 90,000 का जो दिसंबर में हमने सेल किए उसका 70% हमें अगले महीने में मिलेगा, और वो अगला महीना हमारे बजट के अंदर है जिसे हम बनाने जा रहे हैं। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे आ जाए, मैंने पुरानी से स्टार्ट किया है, आप इसको वाइस वर्सा भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले उसी मंथ की जो आपकी रिसीट्स है उसको लिख सकते हैं, और फिर उससे प्रीवियस मंथ की रिसीट को आप लिख सकते हैं। मैंने पुराने से स्टार्ट किया, मैंने देखो ये दिसंबर में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जनवरी बजट पर गौर कीजिएगा। जनवरी बजट में हमने कंफर्म कर दिया हमारे पास, चूंकि रूल जो था 30% 70% था महीने में और 70 नेक्स्ट मंथ में, तो लिहाजा जो हमारे पास जनवरी का महीना है, जनवरी बेसिकली दिसंबर का नेक्स्ट महीना है। और दिसंबर के नेक्स्ट महीने से मुराद ये है कि जो दिसंबर में हमारे पास 90,000 की जो रेवेन्यू हुआ था उसका 70% हम जनवरी में रिसीव करेंगे। ये देख लें, 90,000 का 70%, और उसी तरह से 92,000 जो हमारे पास जनवरी में हुए थे उसका 30% हम जनवरी में रिसीव करेंगे। इसका मतलब है जनवरी का टोटल बजट जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो 90,600 थी। अब अब 2 मिनट आप लोग मेरे साथ फिर रहे हैं, इसी इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। मैंने सोल्यूशन को मैंने नीचे कर दिए, आप लोग भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ, साथ मिलकर सोचते हैं। अब हम जनवरी के बाद फरवरी का बना रहे हैं बजट। फरवरी में क्या होगा? फरवरी में भी इसी तरह से होगा। फरवरी में भी दो किस्म की रिसीट्स होंगी। एक रिसीट वो होगी जो फरवरी के मंथ की होगी। देख लो ये आ गया। इसका मतलब ये है, अगर आप मेरे साथ हैं तो आपके दिल में यही बात आएगी कि फरवरी में जो हमारे पास रेवेन्यू आया था उसका 30% हम फरवरी में रिसीव कर लेंगे। इसका मतलब है 87,000 का 30% हम फरवरी में रिसीव करके, बात ठीक है। लेकिन फरवरी में हम कुछ पिछली भी, जो चूंकि जनवरी के अंदर 30% ऑफ द जनवरी सेल तो जनवरी में हम रिसीव कर देंगे, लेकिन जनवरी की जो 70% आपके पास उसकी जो रिसीट है वो जनवरी में रिसीव नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे पास हमने ओवर द टाइम पीरियड एनालाइज किया है कि जो हमारे कस्टमर हैं वो 30% तो उसी महीने में दे देते हैं, लेकिन 70 आगे देते हैं। इसका मतलब क्या है? फरवरी में हमारे पास दो किस्म की, अगेन फरवरी में दो किस्म की रिसीट्स होगी। एक तो हम चलें पिछले डेटा से चलते हैं, जो मैं जिस तरह से मैंने आंसर डिजाइन किया है आप किसी तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एक ही आइडिया रखें ताकि आपको इशू। हम सबसे पहले ये देखें कि जनवरी के अंदर जो हमारे पास जो फरवरी का बजट बना रहे हैं उसमें जनवरी की जो 92,000 आपका सेल है उसका 70% हमें फरवरी में मिलेगा, और उसके बाद फरवरी की जो सेल है 87,000 उसका 30% मिलेगा। देख लेते हैं इसी तरह से किया हो। ये देखो, ये देखें, तो सबसे पहले चूंकि फरवरी का हम बनाने जा रहे हैं बजट, फरवरी में हम पुरानी रिसीट से स्टार्ट करते हैं। तो पुरानी रिसीट फरवरी के लिए जनवरी का महीना होगा। जनवरी में हमारी टोटल जो कैश रिसीट्स थी, एक है जो हमारे पास इनवाइस्ड अमाउंट थी क्रेडिट सेल की, वो 92,000 थी, और 92,000 का 70% हम कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से फरवरी में हमें पता है सेम अमाउंट के लिए 30% है, तो 30% कैलकुलेट करेंगे। लास्ट
अगेन आखिरी पॉइंट, इसी को रिपीट करेंगे, दोबारा रिपीट करते हैं हम। और अगर आपको ये आखिर में समझ आ गया तो इसका मतलब रिसीट वाला सेक्शन आपको कंप्लीट हो गया। रिसीट और डिसबर्समेंट में ये इशू है, मेन चीज ये कि कुछ अमाउंट पिछले महीने की आ रही होती है। ये तो बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को भी जरा देखें, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, इसके अंदर दो ही आपको 30 एंड 70% का ये इसको क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। नॉर्मली जहाँ पे आपका क्रेडिट पीरियड ज्यादा होता है, 3 महीने या 4 महीने का होता है, तो वहां पे आपके पास दो नहीं होंगे, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि आपने देखते हैं कि आप किस मंथ के अंदर है, और उस मंथ के अंदर प्रीवियस जो हमारे पास एक उस मंथ की डेफिनेटली हमारे पास कैश रिसीट्स आएंगी क्रेडिट सेल से, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछले जो ऑलरेडी हमने 2-3 महीने पिछले 2-3 महीने प्रीवियसली हमने लोगों को क्रेडिट सेल्स किए, उसकी अमाउंट भी हमें उस मंथ में मिलने जा रही थी। जो सिर्फ आपने प्लान करके सोचना है, अच्छा जी यहाँ पे इस महीने में कितनी मिल गई, अगले महीने में कितनी, और इसको इस तरह से हम चार्ट आउट कर सकते हैं। ये तो सिंपल है। अब मैं बात करता हूँ मार्च की। तो मार्च में सबसे पहले ये है कि मार्च में हमें पहली अमाउंट जो मिलेगी, जिस तरह से हमने क्वेश्चन डिजाइन आंसर डिजाइन किया हुआ है, तो मार्च में हमें सबसे पहले 87,000 जो फरवरी में हमने सेल्स की थी उसका 70% मिलेगा, और उसके साथ साथ जब मार्च है सेम मंथ है उसके अंदर उसका हमें अब 30% मिल जाएगा। देख लेते हैं फरवरी, हम जाते हैं मार्च में हमें फरवरी का जो 87,000 अमाउंट थी उसका हमें मिलेगा 70%, इसलिए कि मार्च में प्रीवियस मंथ मार्च का बनता है फरवरी, और फरवरी के लिए नेक्स्ट मंथ बनता है मार्च। तो फरवरी को अगर पॉइंट बनाया जाए तो फरवरी में क्या हुआ होगा, फरवरी में टोटल हमने क्रेडिट सेल्स जो की है वो 87,000 है, जिसकी इनवाइस्ड अमाउंट है, और उस इनवाइस अमाउंट पे 30% तो हमें उसी फरवरी में मिल गया होगा, जैसा कि वो एक हमारा एक आइडिया है, और 70% नेक्स्ट में मिल जाएगा, और इसी तरह से मार्च के महीने के अंदर जो हमारे 30% है वो उसी मार्च में मिल जाएगा। ये ओवरऑल ये छोटी सी एक चीज है, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। आल आफ्ता अली, ये एक और इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है ये डिस्बर्समेंट का है शायद। आल आफ्ता अली अहमद सेल ऑन अकाउंट, अच्छा ये उसी का है, अगेन रिसीट सेक्शन का ये दूसरा क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द अली एंड अहमद सेल्स आर ऑन अकाउंट, ओके, जितनी भी सेल है सारी की सारी क्रेडिट है, ठीक होगी बात ही। इन पास्ट 15% ऑफ द अमाउंट चार्ज हैव बीन पेड इन द सेम मंथ, ओके, मैं अपने साथ साथ लिख लेता हूँ क्योंकि ये शायद 3 का केस है। तो सबसे पहले 15% आपको सेम मंथ में मिलेगा, ओके, और फिर क्या है जी, फिर 60% आपको मिलेगा सेम मंथ एंड 60% वर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। इसका मतलब है 60% उसके बाद वाले मंथ। अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी का जो भी हमारी अमाउंट होगी क्रेडिट सेल की, उसका 50% हमें जनवरी में मिल जाएगा। लेकिन अगर जनवरी की बात की जाएगी तो उससे जो प्रीवियस मंथ है उसकी भी कुछ हमें मिलेगा। 15% आपको मिल जाएगा सेम मंथ, 60% उस मंथ के आगे मिल जाएगा, और आगे क्या कह रहा है, एंड रेस्ट वर पेड इन द सेकंड मंथ। रेस्ट कितना बन जाएगा, 60 और 75 बन जाएगा, मीन 25%। दिस क्वेश्चन और दिस केस इज कॉल्ड 15%, 60% एंड 25% के, मीन सेम मंथ में 15% मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में आपका 60% मिलेगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारे पास 25% मिलेगा। इसको करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उसके बाद हमें बनाना क्या है ये देख लेते हैं, बाकी तो चले हमारे पास डाटा है। ये कह रहा है कि प्रिपेयर द कैश रिसीट बजट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ 2011। फर्स्ट 3 मंथ 2011 मीन जनवरी, फरवरी और मार्च का हमने बनाना है, लिहाजा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनवरी से। अब जरा गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि जनवरी की जो भी हमारे पास सेल्स होगी उसका भी हमें 15% मिलेगा, और इसी तरह से हमारे पास 25% और 60% मिलेगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि जो हमारे पास, चूंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ हमारे पास दो ही पार्ट थे, लेकिन इसमें हमारे पास 3 पार्ट है, लिहाजा अगर 3 पार्ट है, जब 2 पार्ट थे तो हमें अगर अगर 2 पार्ट होते तो दिसंबर और जनवरी के डेटा को हम कंसिडर करते, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 पार्ट है, इसका मतलब 3 डिस्बर्समेंट होंगी, डिस्बर्समेंट में 3 रिसीट्स होंगी आपकी कैश की। सबसे पहले आपके नवंबर की कुछ अमाउंट आपको मिलेगी,
फिर दिसंबर की मिलेगी और फिर आपके पास आज जनवरी की मिलेगी। मीन जनवरी के अंदर या हर महीने के अंदर आपको उस महीने की भी कुछ अमाउंट मिलेगी और उसके साथ साथ प्रीवियस मंथ की भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास इवन कागज पे नोट कर दिए। 15%, 60% और 25% का रूल है। इसका मतलब ये है कि जो आपको अमाउंट मिलेगी इसकी ये वाली जनवरी का अगर आप बनाने जा रहे हैं तो जनवरी में आपको 15% मिलेगी और उसके बाद जो इससे प्रीवियस मंथ है दिसंबर, उसकी भी आपको मिलेगी 60% और उसके बाद जो प्रीवियस मंथ है नवंबर, उसकी आपको 25% मिलेगी। इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से समझना है। समटाइम तो मुझे ये लगता है कि जब आपके पास तीन वैल्यूज होती है तो शायद आप मंथ में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो देखें ये 15%, देखो ये अच्छा बल्कि इसकी बात करते हैं, नवंबर की बात करते हैं। बेटा ये देखो नवंबर में कोई अगर सेल्स हुई है तो उसका 15% तो नवंबर में मिल गया होगा। ओके, अगर नवंबर की जो सेल है उसका 60% जो है वो आपको दिसंबर में मिलेगा और नवंबर की सेल का आपको 25% जो है वो जनवरी में मिलेगा। इसलिए कि जो हमारे पास रूल बना हुआ है वो रूल ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 15% उसके बाद 15%, 60% एंड 25%। अब इसको इसको दोबारा से देखो। इसका मतलब ये है कि जो नवंबर में हमने सेल्स की है 580,000, उसका 15% तो आपको नवंबर में मिल गया। नवंबर का हमने नहीं बनाना, लिहाजा एक आइडिया सिर्फ समझना है। अब दिसंबर में चले जाएं तो दिसंबर में उसका 60% मिलेगा और जब जनवरी का महीना आएगा तो जनवरी में नवंबर की सेल का आपको 25% मिलेगा। हम प्रीवियसली स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा नवंबर की सेल है उसका आपको 25% जो है वो ऑलरेडी आपको जनवरी में मिलेंगे। ये जनवरी का बजट हम बना रहे हैं, ठीक है। जनवरी के बजट में, जनवरी का बजट है तो चूंकि तीन हमारे पास स्टेप है, लिहाजा दिसंबर से नहीं नवंबर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब नवंबर का 25% हमें जनवरी में मिलेगा और उसके बाद दिसंबर में देख लें, दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में 15% तो दिसंबर का दिसंबर में मिल जाएगा और उसके बाद जो 60% ऑफ दिसंबर है वो हमें अगले महीने में जो जनवरी है उसमें मिलेगा। देख लें हमने यहाँ पे लिख दिया कि दिसंबर का 60% और इसी के साथ साथ जो ऑलरेडी हमारा जनवरी का मंथ है उसमें हमें 15% मिलेगा। तो ये देख लें जनवरी की जो हमारे पास अमाउंट है जनवरी में 2011 तो 550,000 है। 550,000 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपने आपने और मैंने सबने मिलके एक फरवरी का बजट बनाना है और इसमें बाकी तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो मुझे इशू नजर आ रहा है, चूंकि ऑनलाइन भी हम चल रहे हैं कि ये 15%, 60% और 25% जो हमारे पास तीन डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको देखना है तो सब हम अगर फरवरी की बात करते हैं, जरा सुनो मेरे साथ। फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी का काम स्टार्ट होगा दिसंबर से। सबसे पहली डिसबर्समेंट आप वाइस वर्सा भी चल सकते हैं। तो मैं सबसे पहली अगर आप दिसंबर की बात करें, मैं दिसंबर को देखता हूँ और से, अगर दिसंबर की बात करें, अच्छा ठीक है, दिसंबर की अगर बात करें तो हम अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर के अंदर 15% हमें दिसंबर में मिलेगा, उसके बाद 60% दिसंबर का हमें जनवरी में मिलेगा और 25% हमें उसका फरवरी में मिलेगा। देख लो ये सबसे पहली हमारे पास जो फरवरी, चूंकि हम फरवरी के महीने की बजटिंग कर रहे हैं और उससे हमने प्रीवियस जो हमारे पास हमने स्टार्ट करंट मंथ से प्रीवियस की तरफ हम नहीं गए हैं, हम प्रीवियस जितनी भी हमारे पास कैश रिसीट्स हैं उनसे हम करंट की तरफ आ रहे हैं। ये एक रूल अपने माइंड में रखें, आप दोनों में से कोई सा भी रूल अप्लाई कर दें लेकिन फिर उसको कंसिस्टेंटली उसको यूज करें। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले बजट बनाने के अगेन मैं दोबारा से इस पे बात करता हूँ। देखो मैंने इस पे बजट बनाने की कोशिश की है जी फरवरी का। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार फरवरी के अंदर हमें कौन कौन सी हमें एक्सपेक्टेशन है कि कौन कौन सी हमें कैश रिसीट और कहाँ कहाँ से मिलेंगी। तो हमें हमें पता है ये तो थ्री फोल्ड हमारे पास बजट है, मतलब फरवरी के लिए कुछ अमाउंट जनवरी की भी मिलेगी, कुछ हमें दिसंबर की भी मिलेगी और कुछ हमें फरवरी की मिलेगी। तीनों को सम कर देंगे तो हमारे फरवरी का बिल बन जाएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस से, तो हम दिसंबर को जरा सोचते हैं। नेट मार्केट, चलो
मुझे उम्मीद है शायद आपको आवाज आ रही हो, कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। एनी हम बात करते यस हैं सर। फरवरी की, तो दिसंबर में देख लें। दिसंबर की सिर्फ बात करें, देखो दिसंबर का रूल क्या था, बनाया था। रूल ये था, हर महीने के लिए सेम रूल है कि 15% आपकी जो भी रिवाइज प्राइस है उसको उसी मंथ में मिलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 60 या 25। तो दिसंबर पे रूल पे अप्लाई करें तो अब कंफर्म हो जाएगा। इसका मतलब दिसंबर की जो सेल होगी उसका 15% तो दिसंबर में मिल जाएगा, मान गए जी। उसका 60% आपको जनवरी में मिल जाएगा, और उसका 25% आपको अब फरवरी में मिलेगा। अब बजट हम बनाने जा रहे हैं अब फरवरी का, तो इसका मतलब है फरवरी के बजट में आपके पास 25% जो अमाउंट आपको मिलेगी वो दिसंबर की मिलेगी। देख लें, दिसंबर की जितनी भी अमाउंट है उसका 25% आपको यहाँ पे मिल गया, एक बार। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जरा देखो, ये बना फरवरी में रहे, फरवरी में, लेकिन इसमें जनवरी की भी कुछ आपको मिलेगी नहीं। किस तरह मिलेगी? अब जनवरी को जरा सोचो, जनवरी का मंथ में भी इसी तरह से होगा कि 15% आफ्टर जनवरी रिसीट आपको जनवरी में मिलेगी। ओके, हम जनवरी नहीं बना रहे भाई। उसके बाद क्या होगा, 60% आपको फरवरी में मिलेगा। ओके, हम, हाँ यस, हम बना रहे हैं, हम फरवरी का बजट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फरवरी में के बजट में जो अमाउंट होगी जनवरी की, जो 550,000 है, उसका 60% हमें मिलेगा। देख लेते हैं, ये देख लो, 550,000 का 60% हमें मिल जाएगा। और उसके बाद ये सिंपल है कि हमें पता है कि सेम मंथ की जो हमें सिर्फ 15% मिलेगी, फरवरी का 650 है, इसका हमें ऑलरेडी 15% हमें मिल जाएगा। लास्ट है जी, हम मार्च की बात करते हैं। ये मार्च है, इसको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ये मार्च है, इसका मतलब है देखो, मार्च का तो मार्च में भी कुछ मिलेगा, लेकिन चले हम प्रीवियस से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब 2 महीने और पीछे चले जाए, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। जनवरी, मार्च की बात की जा रही है। ये मैं मार्च की कलर थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि आखिरी आपको शायद समझ आ जाए, अगर नहीं समझ आया पहले। हम अगर मार्च का, हम अगर अगर आपके पास थ्री लेयर्स हो आपकी परसेंटेजेस के, तो याद रखें कि आप जो भी आपका मंथ है उससे 2 मंथ पीछे चले जाएं तो 3 लेयर्स बन जाएंगी। एक आपका जो मेन जिस महीने का बजट बना रहे हैं वो महीना हो जाएगा, एक उससे पिछला और एक उससे पिछला, तो 3 हमारे पास बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि मार्च का जब बजट बनाएंगे तो इसमें 3 डिसबर्समेंट होंगे, 3 आपकी। मैं ये पॉइंट में एक छोटा सा याद रखें, मैं रिसीट को डिसबर्समेंट भी कह रहा हूँ समटाइम, ये क्योंकि हम क्या है, रिसीट की बात करें तो ये रिसीट है, ठीक है, डिसबर्समेंट आगे उसमें होगा पेमेंट सेक्शन के अंदर। तो हमारे पास मार्च के मंथ के अंदर हमें जो रिसीट होगी वो जनवरी की रिसीट भी होगी, फरवरी की भी होगी, और साथ साथ उसकी मार्च की भी होगी। अब देखते हैं रूल क्या था। रूल ये 15%, 60%, 25%। मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, यहाँ पे खड़े होगी कि जी जनवरी का हमें मार्च में कितनी अमाउंट मिलेगी, मैं देखता हूँ। देखो, जनवरी का जनवरी में 15% मिल जाएगा, फरवरी में 60% मिल जाएगा। इसका मतलब है मार्च में मिलेगा 25%, मीन 550,000 का 25% हमें मार्च में मिलेगा। देख लेते हैं इसी तरह, 550,000 का 25% हमें मार्च में मिलेगा। ग्रेट, आगे आते हैं। अब ये तो हो गया, चलें ये जनवरी की बात तो होगी। मैं फरवरी पे चला जाता हूँ। फरवरी में क्या हुआ होगा? फरवरी में ये हुआ होगा कि फरवरी का जो 15% है तो फरवरी में मिल गया होगा, और इसका मतलब 60% मार्च में मिला होगा। मीन 650,000 का 60% हमें मार्च में मिला है। 650,000 का 60% हमें मार्च में मिला होगा। इसको कैलकुलेट कर दें। और लास्ट वन कि जो आपका ऑलरेडी मंथ था, जिस मंथ का बजट बना रहे हैं, उसका सिर्फ हमें पता है उसका सिर्फ 15% मिलेगा, तो 750,000 का आपको 15% मिलेगा। इसको सम करें और इसके ये आपके तीनों आपके बजट बन गए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिस्बर्समेंट सेक्शन के अंदर भी बेटा कोई अच्छा, इसमें तो चले, यहाँ पे मैंने नहीं गिवन हुआ। अगर रिसीट सेक्शन के अंदर देख लो, रिसीट सेक्शन के अंदर मेजर पॉइंट जो है वो आपका सेल्स का है। चूंकि बिजनेसेस के अंदर सेल्स क्रेडिट पे की जाती है, और आजकल की दुनिया में तो फर्स्ट टाइम कैश सेल्स, तो मतलब आप ये समझें कि जो मुझे मेरे है, मैं जो जहाँ तक मेरी है इंफॉर्मेशन, उसमें 95 टू इवन 99% तक बिजनेसेस जो हैं वो आपकी जो सेल्स करते हैं, फर्स्ट टाइम सेल्स करते हैं, वो आपको क्रेडिट पे सेल्स होती है। और चूंकि क्रेडिट पे सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स के साथ कुछ क्रेडिट टर्म्स होती हैं। मीन 90 डेज की आपको आपको होती है, समटाइम 120 डेज होती है, 30 डेज की आपको क्रेडिट सेल्स दी जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन इनवाइस डेट से लेकर
आगे आपके पास 30 डेज होते हैं जिसमें आपने उसकी जो भी क्रेडिट सेल एज ए कस्टमर आपने रिसीव की होती है उसको आपने पेमेंट करना होता है। इस वजह से इसकी चूंकि जिस मंथ के अंदर आपकी इनवॉइसिंग होती है और आगे चल के जिस मंथ के अंदर आपकी कैश रिसीट्स होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। दैट्स वाई थोड़ा सा इसको हमने देखना है कि जी ये अमाउंट कब मिल रही है और कैसे मिल रही है। जैसे जैसे जिन जिन मंथ के अंदर ये कैश रिसीट्स हमें हो रही है उसी उसी मंथ के अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे। फिर हमें देखो ये देखिए अभी हमें कितना आसान हो गया कि अगर हम कैलकुलेट कर अगर हमें अभी इसके साथ हम अभी डिसबर्समेंट सेक्शन या कैश पेमेंट सेक्शन भी बनाएंगे तो हमें पता लग गया, हमें कंफर्म हो गया कि यार हमें 90,500 का जो कैश मिलने वाला है वो फरवरी में मिलेगा। एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कंफर्म तो नहीं होता, दीज ऑल आर द प्लानिंग। लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नजर आ रही होती हैं कि अब अगर लेट्स सपोज हम फरवरी का हमें डेटा गिवन हो, फरवरी का अगर हम डिसबर्समेंट बनाएं तो वो अगर 100,000 से ज्यादा हो तो फिर आज ही हमने सोचना है कि अगले 2 3 3 महीनों के अंदर हमने फरवरी की प्लानिंग करनी है, क्योंकि फरवरी में जो हमारी कैश रिसीट्स हो रही है वो 90,500 है और 100,000 की हमें पेमेंट करनी है। दिस मीन हमारा डेफिसिट हमें नजर आ रहा है 9,500 का। वाइस वर्सा केसेस भी होते हैं, लेकिन इससे चूंकि हमें फ्यूचर की प्लानिंग के अंदर काफी सारी मदद मिलती है। डिसबर्समेंट की तरफ चलते हैं जी। डिसबर्समेंट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द कैश पेमेंट्स। मैंने आपको बताया डिसबर्समेंट के अंदर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया जो भी $1 किसी भी मद में वो यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज किया आपने, डायरेक्ट लेबर की पेमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, कुछ भी किए, अगर आपकी बिजनेस से 1 रुपया भी आउटफ्लो किया फॉर बिजनेस पर्पस नॉट फॉर ड्राइंग या उस तरह के केसेस, उसको आप बल्कि यहाँ पे लिखें एडिशन कैश डिस्बर्समेंट सच एज इक्विपमेंट डिविडेंड अदर कैश विड्रॉल बाय द ओनर आर लिस्टेड। हाँ इवन यस, ये मैं अपनी बात को दोबारा क्लियर करता हूँ कि इवन ड्राइंग भी सारा कुछ, तो बहुत कम केसेस आपको नजर आएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर ड्राइंग आपको पता होता है। लेकिन इवन अगर विड्रॉ भी किए ऑनर्स ने जाती मकसद के लिए, जो आप समझते हैं कि कैश से विड्रॉल है, उसको भी आपने इसमें इंक्लूड करना है। जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए और इवन पर्सनल पर्पस के लिए आपने डिसबर्स किया है, आउटफ्लो किया, उसको इंक्लूड करेंगे। ये क्वेश्चन है जी, कंपनी पेज 40% ऑफ इन्वेंट्री परचेज इन द मंथ। अच्छा ये भी सेल और परचेज का तो वही केस है जैसे हमने सेल्स की बात की रिसीट के अंदर, परचेज का भी ये केस होता है। देखो ना मेरी बात सुनो, अगर सेल्स की बात की जा रही है तो आप सेल्स कर रहे हैं, आप सप्लायर हैं, जरा थोड़े अपने आप को एक डिफरेंट तरह से देख लो कि हाँ बिल्कुल हर ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन ऑलमोस्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के और कुछ थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के हर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम टाइम वो परचेजर भी होता है, इन द सेम टाइम वो सेलर भी होता है, इन द सेम टाइम वो बेसिकली वेंडर भी है जिसको सप्लायर भी बोलते हैं, और इन द सेम टाइम वो बेसिकली एक कंपनी है जो जिसके कस्टमर्स भी हैं। तो इसमें अब थोड़ा सा इसको देखें कि हम इन्वेंट्री परचेज करें, डेफिनेटली हम इन्वेंट्री परचेज करें, तो इस केस के अंदर हम ऑलरेडी हमने इसको इन इन्वेंट्री को अगर हमने आज इसकी परचेज करेंगे तो डेफिनेटली कल हमने इसको इसकी पेमेंट करनी है। ये कह रहे हैं कि कंपनी पे 40% ऑफ इन्वेंट्री परचेज इन द सेम मंथ और परचेज एंड जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट मंथ, मीन दिस इज अ केस ऑफ 40% 60%। अगर आपने मार्च की जो परचेज की है तो उसका 40% आपने मार्च में पे करना है, डिसबर्समेंट सेक्शन में मार्च में डाल देंगे, और उसके बाद जो 60% है वो नेक्स्ट महीने में हम इसको इंक्लूड करेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ पे जरा डेटा देखें, डेटा क्या शो कर रहा है, डेटा शो कर रहा है हमें कि जी कंपनी इन्वेंट्री परचेज टोटल रुपीज 850,000 इन अक्टूबर, ठीक हो गया, 980,000 इन नवंबर और 720,000 दिसंबर। The company also paid for new equipment, okay, ये भी disbursement है, with the total cost of 520,000 in November, okay, yes। हाँ ये पॉइंट याद रखना है कि देखो बाकी तो चीजों को हम देखेंगे, लेकिन ये क्लियर मेंशन कर दिया उसने कि जी जो इक्विपमेंट खरीदा है उसकी कास्ट है 520,000, लेकिन वो नवंबर में है, उसकी हमने पेमेंट करनी, लिहाजा उसके अमाउंट को सिर्फ नवंबर में इंक्लूड करेंगे। और क्या करें, एंड टैक्स पेमेंट 130,000 दिसंबर, ओके। दूसरी हमारे पास बल्कि इनफैक्ट तीसरी, पहली परचेज की हमने डिस्बर्समेंट करनी है, उसके बाद हमने इक्विपमेंट की डिस्बर्समेंट करनी है,
और फिर हमने टैक्सेस की डिस्बर्समेंट करनी है, और नेक्स्ट जो डिस्बर्समेंट है वो सैलरी एंड वेजेस वर पेड इन द फॉलोइंग 10,000 इन द अक्टूबर, 300,000 इन नवंबर, और ये 3 महीने की उसने सैलरी का भी हमें डेटा दे दी है। करना क्या है? करना ये है, पहले तो देखना है कि करना क्या है। हमें हमें हम डेटा की बेस पे ये नहीं सोचते कि हमने क्या करना है, हम रिक्वायरमेंट की बेस पे सोचते हैं। और चूंकि आपको पता है कि प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर इस तरह से नहीं होता कि दिसंबर की अगर आपने कुछ प्लानिंग करनी है तो आपको दिसंबर का डेटा ही इनफ नहीं होता। आपको 2 3 4 महीने पहले और 1 2 महीने अगर उसके बाद का भी डेटा है तो डेफिनेटली या उसको फोरकास्ट करके आप फिर उसको एग्जैक्टली, बल्कि अगर अगले सालों का ना भी हो उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन पिछले सालों का आपके पास जरूर होना चाहिए। तो हम बनाने जा रहे हैं नवंबर और दिसंबर। ओके, लिहाजा नवंबर और दिसंबर की डिस्बर्समेंट करते हैं। ये देख लो यहाँ पे नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने लिख लिए। अब सबसे पहले आप और मैं मिल के सोचते हैं कि करना क्या है। देखो अगेन उसी तरह की बात की जा रही है, फिर गौर से इस पॉइंट को सुने। अगर ये पॉइंट अभी भी आपका क्लियर हो गया तो इसका मतलब है आपका रिसीव सेक्शन का पॉइंट भी दोबारा से रिफ्रेश हो रहा है। अब ये कह रहा है कि इन्वेंट्री हमने परचेज की थी एट 50,000 इन अक्टूबर और 980,000 इन नवंबर और 720,000 इन दिसंबर। तीन बनाना कौन सा, नवंबर और दिसंबर। अब जरा नवंबर में आके जरा सोचो, नवंबर के महीने में जो आपके पास आपने 2 पेमेंट करनी है। एक तो आपने नवंबर के महीने में अक्टूबर की पेमेंट करनी है जो पिछली आपके के बाद जो ऑलरेडी नवंबर की पेमेंट है वो भी आपने करनी है। रूल क्या है हमारे पास, रूल 40% 60% है। अगर प्रीवियस डेटा की बेस पे हम इसको देखें तो सबसे पहले अगर हम नवंबर का बजट बनाएंगे तो उसमें अक्टूबर का जो 60% है उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। देखो अक्टूबर है, अक्टूबर इसका मतलब अक्टूबर में देखो एक पॉइंट समझो। अगर अक्टूबर था ना, अपना माइंड अक्टूबर में लेके आओ तो अक्टूबर में जो हमने 850,000 हमने परचेज की थी उसका 40% हमने अक्टूबर में अदा कर दिया होगा, और अक्टूबर का बजट भी हमने नहीं बनाना। लेकिन चूंकि हमने नवंबर का बजट बनाना है तो हमें पता है कि चूंकि टू केसेस हैं, एक्सक्यूज मी, दोबारा बैक टू क्वेश्चन अगेन। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ डिसबर्समेंट सेक्शन जिसके अंदर हमने जितने भी आउटफ्लोज ऑफ द कैश है उसको देखना होते हैं। इसमें सबसे जो मेजर आउटफ्लो ऑफ द कैश है वो हमारे पास उसका है इन्वेंट्री का है। और उसके बाद इन्वेंट्री को अगर आप सही तरह समझ लें जैसे हमने उसमें किया, बाकी चीजें सिंपल हैं। तो हम नवंबर का बजट बनाने जा रहे हैं, तो नवंबर के बजट की डिसबर्समेंट जो है पहली डिसबर्समेंट अक्टूबर की होगी जिसका 60% हम देंगे। ये देख लो 60% ऑफ द अक्टूबर परचेज जो थी 850,000 उसको हम नवंबर में कैलकुलेट करेंगे। मेरा ख्याल कैलकुलेट आप कर लेंगे 850,000 मल्टीप्लाई बाय ये जो स्टेरिक का निशान है ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, 60% हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है नवंबर के महीने के अंदर देखेंगे, नवंबर के महीने के अंदर कितनी हमारे पास जो भी इन्वेंट्री परचेज है 720,000 है। इसका मतलब 720,000 का 40% हम नवंबर में देंगे। देख लो ये आगे नवंबर की जितनी भी सेल थी उसको 40%। नवंबर किधर गया नवंबर, ये अच्छा ये इस तरह से नहीं है, इसमें 850,000 अक्टूबर एंड 980,000 इन नवंबर है। एट 980,000 का 60% जो है 40% जो है वो हम ऑलरेडी नवंबर में यहाँ पे करेंगे। उसके बाद दिसंबर में पहले इसी को देख लेते हैं, बाकी चीजों को इंक्लूड करना में दिसंबर में चले जाओ। दिसंबर में क्या होगा,
दिसंबर में ये होगा कि कुछ अमाउंट नवंबर की आपको मिलेगी विच इज 60% आपने पे करनी है, और जो दिसंबर है उसका 40% आपने पे करना है। नवंबर को देखो, नवंबर में कितनी अमाउंट है, 980,000। अच्छा एक और चीज भी देखो ना, अब जो हमारे पास ऑलरेडी नवंबर का महीना था, तो नवंबर के महीने में आपने 980,000 का 40% आपने पे किया था। इसका मतलब उसका 60% रिमेनिंग है जो आप दिसंबर में करेंगे। मीन 980,000 का 60%, 980,000 का 60% आप अदा करेंगे दिसंबर के महीने में। और उसके बाद दिसंबर आ जाए तो दिसंबर के महीने में 720,000 है, उसका 40% आप देखेंगे। 720,000 का 40% आपका यहाँ पे पे करेंगे। इसके साथ साथ बाकी ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें आपने जो कैश फ्लोज हैं वो इधर इनफ्लो है या आउटफ्लो है, उसका आपने एग्जैक्ट टाइम देखना है कि वो किस पॉइंट टाइम पे आखिर हो रही है। लेकिन उसके बाद चीजें बड़ी आसान है। हमें पता है कि हमने 2 मंथ का बनाना है, नवंबर और दिसंबर का बजट बनाना है। तो जरा गौर कीजिएगा, द कंपनी आल्सो पेड अ न्यू इक्विपमेंट विद टोटल 520 इन द नवंबर। ओके, 520,000 है नवंबर में, इसको इंक्लूड कर दें। ये हमने लिखा है इक्विपमेंट, 520,000 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और क्या चीज हमें चाहिए, इसके बाद हम नेक्स्ट में आ गए। एंड मेड अ टैक्स पेमेंट ऑफ 130,000 इन दिसंबर। ठीक है जी, टैक्स पेमेंट, लेकिन टैक्स पेमेंट हमने कहाँ पे इंक्लूड करनी है, दिसंबर के महीने में इंक्लूड करनी है। ओके कर दीजिए, आगे चलें। सैलरीज एंड वेजेस वर पेड एज फॉलो 310,000 इन अक्टूबर। नहीं, अक्टूबर के महीने का हमें हमने बजट भी नहीं बनाना, और किसी तरह से हमारी कोई सैलरी अक्रूड का केस भी हमारे पास नहीं है जिसमें ये बताया जाए कि जी अक्टूबर की सैलरी बकाया है, उसको नवंबर में देनी है या दिसंबर में देनी है। इस तरह का भी हमें कोई मेंशन नहीं है, लिहाजा ये अक्टूबर का तो डेटा हमें नहीं चाहिए। हमें डेटा चाहिए 300,000 नवंबर और 295,000 दिसंबर। 300,000 द नवंबर एंड 295,000 द दिसंबर सैलरी के केस में। यहाँ पे आके आप इन दोनों को ये सारी सारी अमाउंट होगी, इनको आप प्लस करें और इसको भी प्लस करें, तो ये ओवरऑल हमारे पास नवंबर और दिसंबर की डिसबर्समेंट आपके पास यहाँ पे बनती है। आखिरी सेक्शन है बेटा, आखिरी सेक्शन ये शो कर रहा है कि द कैश एक्सेस एफिशिएंसी मीन कि अगर आपके पास आपकी कैश इनफ्लो जो है वो हायर साइड पे हो और कैश आउटफ्लो जो है, कैश डिसबर्समेंट जो है वो लोअर साइड पे हो, अल्टीमेटली आपको कैश एक्सेस मिलता है। और या जिसको हम कैश सरप्लस भी बोल सकते हैं। लेकिन कैश डेफिशिएंसी आपको उस वक्त होगी जब आपके इनफ्लोज जो हैं वो लोअर साइड में होंगे और आपके आउटफ्लोज जो हैं वो हायर साइड में होंगे। अब इसमें देख रहे सेक्शन टू सेक्शन, द सेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अबाउट टू सेक्शन। यस, प्लस माइनस करेंगे और आगे इनको लेके जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और प्लस इसका मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये किया हुआ है कि जैसे इससे ऊपर हमने दोनों क्वेश्चंस के अंदर, बल्कि दोनों एरियाज के अंदर हमने अलग अलग बनाया था। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कैश रिसीट का सेक्शन था, तो हमने सिर्फ रिसीट ही की अमाउंट को यहाँ पे इंक्लूड किया था। और इसके 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 बाद यहाँ पे डिसबर्समेंट में हमने सिर्फ डिसबर्समेंट को ही किया था। और तीसरा पार्ट ये इस क्वेश्चन के अंदर, बल्कि थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट में थोड़ा सा चले, हमारे पास 5-10 मिनट और भी हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये देखें, वलीद इन कॉर्पोरेशन एज अ बजटेड सेल रेवेन्यू एज फॉलोज 2011 का। आपके पास देखो यहाँ पे क्रेडिट सेल भी है और कैश सेल्स भी है। यस, यहाँ पे ये पहला पॉइंट है। देखो क्रेडिट सेल्स में हम देखते हैं कि आपकी जो कैश रिसीट है वो किस पॉइंट इन टाइम पे होती है, इनवाइस के बाद आपको कब मिलनी होती है। कैश सेल्स तो हमें उसी उसी महीने में मिल जाती है। मीन जो आपकी जुलाई का अगर हमने बजट बनाना है तो जुलाई में 255,000 को सबसे पहले हम लिख लेंगे, ये मिलेगा या मिल गया है। ठीक हो गया, इसलिए कि इसके अंदर तो हमें कोई अवाम नहीं है। लेकिन क्रेडिट सेल्स के अंदर जरूर हम देखेंगे जो भी उसका हमें क्रेडिट टर्म्स या इनवाइस की जो भी टाइम पीरियड हमें बताया जाएगा उसको हम फॉलो करेंगे। लिहाजा जून, जुलाई और अगस्त, आप आराम से जुलाई और अगस्त का बजट आप बना सकते हैं। जो भी हमें या इवन अगस्त का बजट इस डेटा की बेस्ड आप बना सकते हैं। हाँ, इवन अगर आपके पास इस तरह से कैश डिसबर्समेंट या रिसीट के एक से ज्यादा सेगमेंट्स हो तो फिर इस तरह नहीं हो सकता। अब जून का बजट इस डेटा की बेस पे जून का बजट आप नहीं बना सकते, क्योंकि फिर जून के बजट के लिए जो प्रीवियस मंथ है मई, उसका डेटा आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पे आ जाता हूँ जी। पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट 60% ऑफ अ क्रेडिट सेल विल बी कलेक्टेड इन द सेम मंथ। इसका मतलब है दिस इज
case of a 60% and a 40%। 60% सेम मंथ में अगर हम जुलाई का बना रहे हैं तो जुलाई का क्रेडिट सेल देखें 125,000 का 60% जो है वो आपको जुलाई में मिल जाएगा। और इसको देखें उसका दूसरी जो कैश फ्लो है 135,000 जो बेसिकली इनफैक्ट जून की है, तो हमें पता है जून का 135,000 में से 60% तो जून में मिल गया होगा, लेकिन जो उसका रिमेनिंग 40% है वो ऑलमोस्ट आपको जुलाई में मिलेगा। इसका मतलब अगर जुलाई का अगर हमें ये बजट बनाने का बोलेगा तो हम ये करेंगे, पहले जून में 135,000 का 60% कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद 125,000 का 40% कैलकुलेट करेंगे तो जून की हमारी जो कैश रिसीट है वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑल ऑन द क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आप इन्वेंट्री परचेज करेंगे वो क्रेडिट की बेस पे ही होगी। और इसको क्या कह रहा है कि 50% पेड इन द मंथ और 50% मीन, इसका ये बड़ा सिंपल केस है, 50-50% का केस है। सपोज करें इसमें भी अगेन अगर हम जुलाई का बना रहे हैं, जुलाई का बजट बना रहे हैं, मतलब है जुलाई की 240,000 का 50% जो इनफैक्ट 120,000 होगा वो हम जुलाई में पेमेंट करेंगे। लेकिन यस, हम जुलाई में सिर्फ जुलाई की पेमेंट नहीं करेंगे, जुलाई में हम जून की पेमेंट भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस केस के अंदर आपको जुलाई का बजट बनाना है, जुलाई की के डिसबर्समेंट करनी है को कैलकुलेट करनी है, तो 50% जून और 50% जुलाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50-50%। और क्या कह रहा है, अदर कैश डिसबर्समेंट सेलिंग एडमिन एक्सपेंस 48,000 ईच ईयर। ओके, पहले एक चीज देख लेते हैं बनाना का आपका बजट है, ये आ गया। ये कह रहे हैं कि मंथ ऑफ, यस, मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, उसी तरह से जुलाई और अगस्त 2 महीने का हमने बनाना है, ये आ जाएगा। उसके बाद कोई और ऐसी चीज, यस, 48,000 ईच मंथ है तो इसका मतलब है सेलिंग और एडमिन 2 महीने में 48,000 हम इंक्लूड कर देंगे स्ट्रेट। डिविडेंड ऑफ 103,000 वैल्यू पेड इन द जुलाई, ठीक हो गया। ये जुलाई में हमने 103,000 का डिसबर्समेंट भी कैलकुलेट उसमें इंक्लूड करना है क्योंकि ये जुलाई में कह रहे हैं। परचेज ऑफ इक्विपमेंट इन अगस्त 30,000, इसका मतलब है जुलाई और अगस्त है तो अगस्त में 30,000 का हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे। अ कंपनी विशेस टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। याद रखिएगा ये एक पॉइंट इसके अंदर है कि नॉर्मली हर बिजनेस की कुछ कैश मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट्स होती है जो उन्होंने मीट करना होता है। कभी भी कोई ऐसे बिजनेस शायद बहुत कम हो गए या हाईली रिस्क बिजनेसेस होंगे जो अपने जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स हैं उनको एक पोजीशन से या तो बिलो कर दें या अबव कर दें, उनका कम से कम एटलीस्ट एक मिनिमम या सेफ्टी लेवल जरूर होता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास 50,000 मीन, इसमें ये कहना चाह रहा है कि 50,000 आपने हमेशा मेंटेन करना अपना कैश बैलेंस ओवर द टाइम पीरियड। अगर किसी में आगे उसने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, द कंपनी बोरोस फ्रॉम द बैंक एट द 6% इंटरेस्ट टू मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस। अगर आपका किसी भी मंथ में, इन दोनों मंथ के अंदर, किसी भी मंथ के अंदर अगर आपके पास कैश कम हो जाए, कैश कैसे कम होगी, हम सबसे पहले कैश रिसीट सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम कैश डिस्बर्समेंट सेक्शन बनाएंगे, जो बना हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए फिर हम कैश रिसीट सेक्शन से जितनी भी अमाउंट होगी उससे कैश डिस्बर्समेंट सेक्शन की अमाउंट को माइनस करेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास एक बाकी भी डिस्बर्समेंट जितनी भी हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं, आउटफ्लोज हैं, उनको भी माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लोजिंग बैलेंस अगर आपका 50,000 से ज्यादा है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 50,000 से बिलो है, इवन 40,000 है, तो फिर आपने 10,000 का बैंक लोन एक्वायर करना है फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 6%। उसको मेंटेन बारो मनी इज रिपेड मंथली व्हेन एवर द एक्सेस कैश बैलेंस। अगर अगले महीने में जाके आपके पास कैश एक्सेस हो जाए और इतनी ज्यादा एक्सेस हो जाए कि 50,000 के बैलेंस से ऊपर हो जाए और आप उसकी 50,000 बैलेंस के ऊपर भी जाके फिर भी आप अदा कर सके, ताकि अदा करने के बाद भी आपके पास 50,000 का बैलेंस मिनिमम बढ़ सके, तो फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक हो गया। ये एक छोटा पॉइंट मैं आपको जल्दी से इसका सोल्यूशन में मोटी मोटी चीजें बता दूं। देखो, स्टार्टिंग बैलेंस उसने बताया 50,000 से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जी कंपनी मेंटेन ओपनिंग बैलेंस की 50,000 इसने मेंटेन करना था, हमने 50,000 से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लिखती है ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद सिंपल रिसीट सेक्शन आ गया। रिसीट सेक्शन में पहले स्ट्रेट चीज तो हमने ये लिखनी है, देख लें ये जो हमारे पास ऑलरेडी कैश सेल्स है, ये दो कैश सेल्स हैं 255,000 195,000, क्योंकि इसमें तो कोई हबाम नहीं है कि ये मिलेगी नहीं मिलेगी, कैश सेल है, ये जरूर मिलेगी, पैसे देंगे तो लोगों को हम चीजें देंगे।
लिहाजा ये हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। उसके बाद आपने देख लिया कि जैसे ही हमने जुलाई की बात की है, तो जुलाई के अंदर 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 अगर आप बात करें तो जुलाई में 40% तो जुलाई का मिलेगा, लेकिन जो 60% है वो जून का मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये जुलाई है और ये आपका जून है। इसी तरह से इसको, ये दोनों अमाउंटों को हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट की। ये जो पहली लाइन हमने कैलकुलेट की है, ये सिर्फ जुलाई की कैलकुलेट की है, और ये दूसरी लाइन जो है ये हमने अगस्त की कैलकुलेट की है। टोटल आपके पास कैश रिसीट्स आ जाएगा, कैश डिसबर्समेंट है। पहली लाइन जो हमने कैलकुलेट की है, इसको सोल्यूशन से ना देखिएगा, याद रखें, ठीक है। इसको एक वाइट पेपर के ऊपर आप खुद कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको देखें ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपके जो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। इसी तरह पेमेंट, ये आपकी अगस्त की पेमेंट की है। सेलिंग एडमिन एक्सपेंस वो कह रहा था 48,000 ईच ईयर था, ये मेंशन यहाँ पे था किसी जगह, ये है 48,000 ईच ईयर। इसका मतलब दोनों में 40,000 हमने वो 48,000 दोनों में इंक्लूड कर दिया। उसके बाद डिविडेंड था, डिविडेंड वो कह रहे थे एक मंथ के अंदर हमारा पॉइंट नंबर 2 था, ये जुलाई के अंदर 103,000 था, हमने 103,000 जुलाई के अंदर लिख लिया। और एक और चीज है इक्विपमेंट परचेज, इक्विपमेंट लास्ट 30,000 अगस्त, हमने अगस्त की डिसबर्समेंट यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। ये देखें, अब इनको इन देखो, हमने 50,000 टू 55,000 129,000 को प्लस किया, तो ये हमारे पास टोटल कैश रिसीट्स आई हैं कि जुलाई में हमें एक्सपेक्टेशन है। कभी भी बजटिंग करेंगे तो उसके अंदर ये लफ्ज जरूर इस्तेमाल करने के एक्सपेक्टेशन है, मिलेंगे, तवक्को है, ठीक है। 434,000 हमें उम्मीद है कि हमें मिलेंगे, और उसके साथ साथ पेमेंट हमने कैलकुलेट की तो वो 421,000 हमारे पास पेमेंट है। इसका मतलब है एटलीस्ट एक्सेस में सरप्लस हमारे पास है। तो अब एक्सेस कैश हमने इस पहले मंथ में पहले कैलकुलेट किए, तो वो हमें पता चला कि 13,000 है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक रूल है, हमारे पास एक लेवल है कि जी नहीं, कभी भी आपने 50,000 के लेवल से नीचे नहीं जाना है। अगर किसी महीने के एंड तक आपके पास 50,000 से कम अमाउंट हो तो आप बैंक से लोन एक्वायर करें, और फिर उसको, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ हमने बैंक लोन ले लिए 37,000। 13,000 हमारे पास बच रहा था, जो हमने ऑलरेडी कैश रिसीट और कैश डिसबर्समेंट में से हमने वैल्यू को, कैश रिसीट को देख लें, मैंने प्लस साइन शो किया हुआ है, डिसबर्समेंट को माइनस साइन शो किया हुआ है। अल्टीमेटली आंसर हमारे पास 13,000 था, 37,000 बैंक से एक्वायर किया, तो टोटल 50,000 बन गया। ये तो पहला महीना जो हमारा जुलाई का था वो खत्म हो गया। अब बाकी तो आपने इसमें ये चीजें भी आपने इंक्लूड कर दी होंगी, आपने ये चीजें भी इंक्लूड कर दी होंगी। छोटा सा एक आखिरी पॉइंट सुन लें फिर इसका मतलब नेक्स्ट मंथ में भी हमें पता है, ये तो आप सबको बहुत अच्छी तरह बीइंग है फाइनेंस स्टूडेंट, आपको पता है कि किसी भी महीने, किसी भी दिन, किसी भी वीक, किसी भी साल, जो भी आपका टाइम पीरियड है, उसका एंडिंग बैलेंस जो होगा वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होगा। ओके, यहाँ तक हमारे पास जुलाई के आखिर में 50,000 रुपए थे, जिसमें 13,000 हमारे अपने थे, 37 हमने उधार लिया है, तो ये ओवरऑल हमारे पास 50,000 है। उसमें फिर हम जो अगली रिसीट्स थी वो हमने कैलकुलेट की हुई हैं, जिससे हमारे पास 349,000 का वैल्यू आएगा। डिसबर्समेंट भी ऑलरेडी हमने लिखी हुई थी, तो इसमें से डिसबर्समेंट को टोटल किया 250,500 बना। तो देखा अभी हमारे पास जो सरप्लस आया है मंथ अगस्त के अंदर, अगर हमारे पास सरप्लस है वो 98,500 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतना रूम है कि हम अपना 50,000 का बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी हमने 37,000 बैंक से एक्वायर किया था वो भी मेंटेन कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे उसने बताया था इस केस के अंदर कि बोरिंग मनी इज रीपेड इन द मंथ व्हेन देयर इज अ एक्सेस अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस। अगर आपके पास इतना रूम हो पेमेंट करने का तो जरूर पेमेंट करें, इसलिए कि जो भी आपका जहाँ से बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप जो भी फाइनेंस एक्वायर करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना होता है। और अगर आपको मिनिमम बैलेंस से ऊपर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे। अब यहाँ पे आए तो देखें, अब यहाँ पे ये इसकी कैलकुलेशन जरा और से देखें। चूंकि हमने 37,000 एक्वायर किया था, तो आपको पता है वो लोग हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन ये नीचे ऑलरेडी गिवन है। तो 37,000 हमने एक्वायर किया था, 6% उसका रेट है, मल्टीप्लाई बाय, अगर 6% कैलकुलेट, मैं इसको रिपीट करता हूँ, मुझे पता है ये चीजें आपको सबको पता है, लेकिन रिपीट करता हूँ। अगर ये जो 37,000 है ये फुल मंथ के लिए, फुल ईयर के लिए हम एक्वायर करते तो यहाँ तक हमारा मसला हल हो जाता है।
हम 37,000 मल्टीप्लाई बाय 6% करते हैं विच इज 0.06 है। लेकिन चूंकि हमने ये जो 37,000 एक्वायर किया था, ये जुलाई में एक्वायर किया, अगस्त में हमने इनको वापस कर दिया, इसका मतलब है 1 मंथ का हम इसको इंटरेस्ट देंगे। 1 मंथ मीन 1 डिवाइड बाय 12। इससे हमारे अगर ये 1 डिवाइड बाय 12 आप ना करते, सिर्फ 6% करते, तो जो भी अमाउंट हम कैलकुलेट करते वो फॉर फुल ईयर होता, नॉट फॉर अ मंथ होता, और हमें मंथ का लिए ये बन गया बेटा 185। और ये 185 जो बना है ये सिर्फ इसका इंटरेस्ट बना है। और चूंकि हमने को लोन रिटायर करना है, और जब भी हम लोन को रिटायर करने जाते हैं तो उसके अंदर दो किस्म की कैश फ्लोस हमने पेमेंट करनी होती है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को पता है तो 37,000 थी, और उसके ऊपर हमने जो इंटरेस्ट है, बेसिकली मैं कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम अपने एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पे कंपाउंडिंग वगैरह सारी चीज़ों को भी दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पे 185,000 आपका इंटरेस्ट बना एक महीने का जी, और उसके ऊपर 37,000 आपने उधार लिया था, उसको प्लस करें तो 37,185 आ गया, इसको माइनस करें तो ओवरऑल हमारे पास ये बैलेंस बनेगा 61,315 का बैलेंस बनता है। सो यही हमारे पास कोर केस भी है, लेकिन चलें इसको देखते हैं। यहाँ तक ही है बस। इसको प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स